कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। हमारा तो काम है जो चुना जाएगा उसके गले में माला पहनाना। झारखंड में कहाँ मिस कर जा रही है बीजेपी? हमारी सरकारों के बारे में दुष्प्रचार बहुत हुए और जिलाध्यक्ष जो बने वो 60 के ऊपर का ना हो, अध्यक्ष जो बने वो 45 साल के उम्र तक का हो। स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए, एक परीक्षा समय पे पूरा नहीं करवा पाए। नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ झारखंड से राज्यसभा के सांसद, भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रदीप जी, जिस तरीके से अगर आज हम बात करें तो देश में 11 साल का सफर पूरा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने किया है। बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर जोर शोर से उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही है, करेगी। किस तरीके से इस 11 साल के सफर को आप लोग देखते हैं? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में आई तो भारत में जो सबसे बड़ा विषय था उस समय, परिवर्तन जिसके कारण हुआ, वो भ्रष्टाचार का विषय था। और 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार जो रही, उसके फेलियर का, उसके पराजय का सबसे बड़ा कारण भी भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार एक विषय बना था पूरे देश में। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अरुणाचल से लेके गुजरात तक भ्रष्टाचार की चर्चा चौक चौराहे पे होती थी। और वो भ्रष्टाचार केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार था। केंद्र सरकार में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार से देश को हो रहे नुकसान की चर्चा होती थी। और देश में परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। वर्षों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो ये रही है कि भ्रष्टाचार की चर्चा इस देश में बंद हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि नरेंद्र भाई मोदी के सरकार की है। एक आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, उसका सबसे जो एक प्रभावशाली उदाहरण अगर कोई किसी क्षेत्र में देखना हो तो रक्षा के क्षेत्र में देखना हो। तीसरी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में संचार क्रांति हुई। मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत बना। इंटरनेट के बगैर अब हम आज के दिन में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा दिन बीतेगा। इस क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की। चौथी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों का देश माना जाता है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड हो और पूरी दुनिया की जरूरत के हिसाब से उसको तैयार किया जाए, खड़ा किया जाए। इस दिशा में मोदी सरकार ने कदम उठाए, बड़े पैमाने पर। आपने रघुवर जी के कार्यकाल का जिक्र किया। आप मानेंगे कि उस वक्त जो रघुवर जी की सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में अमेंडमेंट का निर्णय लिया था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफायर कर गया? नहीं, देखिए, ये सीएनटी एसपीटी एक्ट में अमेंडमेंट कोई रघुवर जी ने पहली बार नहीं किया था। ये अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं और अभी भी हेमंत सोरेन थाना क्षेत्र की बाध्यता हटाने का एक कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट शिबू सोरेन के टाइम में भी हुआ था। ये अमेंडमेंट पहले नहीं हुआ था, पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार था। बस वो एक दुष्प्रचार जिस स्तर पे हुआ कि ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि पूंजीपतियों को ये जमीनें बेचने का, जबकि उस अमेंडमेंट का जो भाव था, फील था, उसे हम नहीं समझा पाए और उसका एक बड़ा दुष्प्रचार हुआ। और झारखंड में मेरा मानना है कि झारखंड का जो जनजातीय समाज, आदिवासी समाज है, उसके लिए जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्र उद्योग यहाँ स्थापित करता है, सिलाई कढ़ाई का उद्योग स्थापित करता है, तो सरकार उसको हर कामगार के पीछे सब्सिडी देगी। उनको जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, वहां जमीनें उपलब्ध कराई गई। और जिसका परिणाम हुआ कि अरविंद मिल जैसी, ओरिएंट क्राफ्ट जैसी कंपनियां आई और छोटी छोटी कंपनियां तो बहुत आई और बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड ने उस समय ऐतिहासिक काम किया था। बड़ी संख्या में लोगों को स्किल्ड करके इनमें जॉब भी दिया। तो एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से शुरू किया था।
ये और चलना चाहिए था। देवघर में एक प्लास्टिक उद्योग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात थी। रांची के इटकी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हो, उसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात थी। माने हम ये मानते हैं आज भी कि पूरे राज्य में उद्योग धंधे स्थापित करने का बड़ा अनुकूल वातावरण है। हमारे युवा बड़े प्रतिभाशाली हैं, बड़े टैलेंटेड और मेहनती हैं। इनके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में हम रोजगार का अवसर इन हमारे युवाओं के लिए हम उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमारा मानना था। अब हमारा उद्देश्य था कि हम उद्योग धंधे यहाँ स्थापित करें और उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार दें। उद्योग धंधे स्थापित कौन करेगा? बिजनेसमैन करेंगे। उसके लिए हमने मोमेंटम झारखंड बोल करके एक कार्यक्रम भी किया, और भी हर साल हमारे प्रयास हुए। पूरे देश में झारखंड की ब्रांडिंग की गई कि हम एक उद्योग फ्रेंडली स्टेट है। एक बड़ा प्रयास शुरू हुआ, एकदम जीरो से शुरू हुआ। इसके पहले की वही बात आ जाती है कि आपके इस प्रयास को जनता 19 में स्वीकार नहीं करती है, 24 में स्वीकार नहीं करती है। मैं समाप्त करता हूँ। ग्लोबल समिट पे कहा जाता है कि करोड़ों रुपए हाथी उड़ाने में आप लोगों ने खर्च कर दिया, निवेशक टर्न अप नहीं हो पाए। मैं बताता हूँ, यही दुष्प्रचार करने में वो सफल रहे और उस दुष्प्रचार का हम खंडन, जैसे करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। अभी देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए स्वीडन, स्पेन के देशों में गए थे। ये देश वो देश है जो शायद ही बाहर जाकर के इन देशों से कोई इंडस्ट्री बैठती होगी। एक पर्यटन था वो, कितना बड़ी राशि खर्च। उद्योग जो सचिव थे उनको नहीं ले गए, उद्योग मंत्री भी पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे इसमें। तो अब उस पर कोई नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी उतना दुष्प्रचार करने का तंत्र अभी हमारा डेवलप नहीं हुआ कि हम इसका दुष्प्रचार करें। लेकिन आप देखिए ना, उपलब्धि क्या है। व्यक्तिगत मिलना जुलना और उपहारों का आदान प्रदान के अलावा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के यूरोप दौरे की उपलब्धि क्या है? जीरो है, शून्य है। कहा अपने साथियों को विदेश से आने के बाद हाँ। कि जैसे एक चिड़िया अपने घोंसले से दूर जाकर अपने लोगों के लिए भोजन लाती, उसी तरह का मैं प्रयास कर रहा हूं। और ये भी अपने मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने बताया है कि इससे पहले जो झारखंड का प्रयास हुआ था उसमें जो बातें हुई थी उसके अनुरूप झारखंड परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए निवेशक नहीं आ पाया। अब ये बात गलत है, ये एक उदाहरण से हम बता रहे हैं। मोमेंटम झारखंड में एक बड़ा प्रयास हुआ था कि झारखंड की जो जलवायु है वो शिक्षण संस्थानों के विकास के बड़ा अनुकूल है, क्योंकि वातावरण बड़ा ठीक रहता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम ठंडा यहाँ नहीं पड़ता है, लू नहीं चलती है, बारिश भी इस प्रकार से होती है कि वाटर लॉजिंग नहीं होती है। यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो इस प्रकार की। तो तय हुआ कि झारखंड में अधिक से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय आए, इसके लिए नीतियां बनाई जाए। और मोमेंटम झारखंड में बड़ी संख्या में प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए एमओयू हुए थे, और एक एमओयू का तो मैं स्वयं हिस्सा था। और मैं बताऊं कि वो सारे एमओयू धरातल पे उतरे। सरकार के पक्ष से पूरा सहयोग किया गया। इसमें भी एक चीज आती है, जो निजी विश्वविद्यालय की बातें आई सदन में, हम लोग देखते हैं कई निजी विद्यालयों का अगर मसला आता है तो उसमें सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात सिर्फ इसलिए कह के हाउस में बातों को रखा जाता है कि जमीन सरकार से निजी विश्वविद्यालय करार तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसका दायरा होना चाहिए, कई जो उसकी चीजों को फुलफिल नहीं करते हैं। मैं ये विषय थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा विषय मुझसे सीधे संबंधित है। आप काफी करीब से आपने तैयार किया है चीजों को। देश में मैं बता रहा हूं, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, आप कहीं भी अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने जाते हैं तो आपको 15-20 करोड़ रुपया की डिपॉजिट चाहिए होती है। आपको पहले 25 एकड़ लैंड लेना होता है। एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद ही आपको लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू किया जाता है। एक्ट तो बाद में पारित होता है। झारखंड ने उस मोमेंटम झारखंड के समय ऐसी आक्रामक नीति बनाई, आप केवल 1 लाख रुपया देकर के आवेदन कर सकते थे, और 4 करोड़ की एफडी, अगर मल्टी डोमेन यूनिवर्सिटी आप बनाना चाहते हैं तो 4 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट आप अपने बैंक के पास रखिए, उसका एफडीआर सरकार के पास जमा करिए, आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो जाएगा, आपका एक्ट पारित हो जाएगा, आप भाड़े के भवन पे अपना विश्वविद्यालय चालू करिए, और 2 वर्ष के भीतर आप सरकार से या स्वयं से
जमीन लेकर के विश्वविद्यालय का भवन बना लीजिए। हम समझते हैं देश में इससे ज्यादा आक्रामक नीति प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए किसी राज्य में नहीं है। ये झारखंड ने किया, रघुवर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज आप देख लीजिए कि यहाँ 20 के आसपास प्राइवेट विश्वविद्यालय है, जबकि बगल में बिहार है, इतना बड़ा राज्य, हमसे कई गुना ज्यादा जनसंख्या, आप गिने चुने प्राइवेट विश्वविद्यालय वहां नहीं देखेंगे। आज झारखंड एजुकेशन के दिशा में एक हब बना है, तो केवल उस प्रयास के कारण बना है। आज बिरला ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी यहाँ पहले से रहते हुए बीआईटी मिश्रा, केवल इस सरल नीति के कारण, इस जो आमंत्रण करने का एक जो आक्रामक भाव था, उसके कारण बिरला ग्रुप ने दूसरी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापित की। आज वहां 6000 बच्चे पढ़ते हैं, 1500 लोगों को सीधे रोजगार मिला है। ये 6000 लोग अपने राज्य से बाहर जाके बेंगलोर और उड़ीसा के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विवश थे, आज वो अपने राज्य में एक क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। यहाँ एमईटी विश्वविद्यालय आ गया, आरका जैन बेंगलोर का बड़ा ग्रुप है, उसने अपना विश्वविद्यालय बनाया। आप पूरे प्रदेश भर में देखिएगा, इकफाई विश्वविद्यालय हैदराबाद का बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने अपना विश्वविद्यालय आती जाती हैं। जैसा आपने बोला 19 में हम हार गए, 24 में फिर हम हार गए। सरकारें बनने के और हारने के पीछे कई कारण होते हैं। हमेशा विकास के कार्य ही हमें चुनाव जिता देंगे ये जरूरी नहीं होता, कई प्रकार के समीकरण बनते हैं। की बात कही, क्या आप लोग ये महसूस करते हैं कि 24 में विधानसभा का चुनाव जो हो रहा था, लोकल लीडरशिप को साइड करने का खामियाजा भुगतना पड़ा? शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्व शर्मा अटैकिंग फ्रॉम फ्रंट थे, स्टेट लीडरशिप के अंदर ये चर्चा आपके कार्यकर्ता कहते थे कि शायद बीजेपी इस बार ट्रैक से हटके वॉकओवर दे रही है जमीन को। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और चुनाव संचालन, चुनाव प्रबंधन के लिए प्रभारी के नाते, सह प्रभारी के नाते हर राज्य में जाते हैं। यही लोग छत्तीसगढ़ में थे और इन्हीं लोगों ने चुनाव जिताया। तो ऐसा नहीं है, ये विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाने वाला कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। हमेशा से हमने किया है। बाबूलाल मरांडी जी को आज से देखिए ना, राज्य बनने से पहले केंद्र में मंत्री बनाया। आज देखिए द्रौपदी मुर्मू मैडम देश की राष्ट्रपति हैं। तो वो विषय नहीं है, विषय स्थानीय और गैर स्थानीय का नहीं। विषय हमारे हिसाब से, मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव में हार जीत के। उसमें झारखंड में जो एक प्रमुख कारण रहा वो था मतों का विभाजन। कई बार, जैसे उदाहरण के लिए हम अक्सर कहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो तुष्टीकरण की हर सीमा को क्रॉस कर गई है। 15% स्टेक रखने वाले, पॉपुलेशन में स्टेक रखने वाला जो एक समुदाय है, उसके तुष्टीकरण करने का और उसको भयग्रस्त बना के रखने का, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर उसको एक वोट बैंक के रूप में पोलराइज करके उस वोट को अपने पास लेना, उसके लिए राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, घुसपैठ के विरुद्ध कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं करना। आज देखिए पाकुड़ और साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, आप इनके सीमावर्ती क्षेत्रों को देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर धर्मांतरण भी हुआ है और किस तरीके से वहां पर घुसपैठ, कोई निर्णायक कार्रवाई करते हुए कभी विधानसभा में बहुत तेजी से उठाया चुनाव में, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। देखिए संथाल परगना में आप 18 में से एकमात्र सीट जीत सके जरमुंडी का। नहीं, मुद्दे जब बनते हैं, उठते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। आप देखिए राम मंदिर बनाने की इच्छा पूरे देश के लोगों में थी। निर्मोही अखाड़ा बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर 1990 को उस मुद्दे को उठाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पे गुजरात के सोमनाथ मंदिर से यात्रा प्रारंभ की। मंदिर कब बना? समय लगते हैं इन विषयों को जनता तक जाने में, जनता को समझने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाया। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी ने, चंपई सोरेन जी ने, सभी स्थानीय, अर्जुन मुंडा जी ने, सभी लोगों ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया और आज पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। मैंने स्वयं राज्यसभा में ये विषय उठाया। घुसपैठ झारखंड की सच्चाई है। घुसपैठ से यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जिम्मेदार कौन है प्रदीप जी घुसपैठ के लिए?
जो भी राज्य यहाँ सरकार तो है, ये राज्य की सरकार का तो कहती है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जवाबदेही किसके पास होती है? और सबसे बड़ी बात जो स्टेट गवर्नमेंट और आपके यहाँ के रूलिंग अलायंस के लोग कहते हैं कि झारखंड से तो बांग्लादेश की का बॉर्डर कहीं जुड़ा भी नहीं, घुसपैठ के लिए जवाबदेही हमारी कैसे हुई? मैं वही कहता हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का विषय कहते हैं, झारखंड का तो कहीं पे बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कहीं पे टच ही नहीं होता। फिर भी घुसपैठ कैसे होती है कि झारखंड से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है वो बहुत एक पतली सी पट्टी है जो कई बार तो 40 किलोमीटर तक की भी है, उसके उस तरफ बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि केंद्र सरकार के बहुत प्रयास के बाद भी पूरी तरीके से हम बॉर्डर सील नहीं कर पाए हैं। अभी आपने सुना होगा कि गृह मंत्री जी ने कलकत्ता में अपने सभा में भी कहा कि ममता दीदी आप हमें जमीन उपलब्ध कराइए, हम तुरंत बॉर्डर सील कर देंगे और घुसपैठ की समस्या से हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य में भी घुसपैठ है शायद, असम में तो उधर से बॉर्डर सील होते हुए आ गया है। अभी भी 400 किलोमीटर का एरिया करीब मेरी जानकारी में ऐसा है जहां जमीन उपलब्ध न कराने की वजह से अब वहां से घुसपैठ हो जाती है। अब घुसपैठी आ गए पश्चिम बंगाल में आकर के वहां से अपना आधार कार्ड बनवा लिया। अब वो आधार कार्ड लेकर के वो चले आते हैं झारखंड। अब आप अगर गहराई से जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पश्चिम बंगाल से आया हुआ व्यक्ति है। जब आप पश्चिम बंगाल में उसके गृह क्षेत्र में जाकर के, जो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है पूरे देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को या किसी भी घुसपैठियों को हर जिला स्तर पे एसआईटी गठित करके जांच पड़ताल करके उनको बाहर भेजने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू किया है। तो आगे अब ये चीजें रुकेंगी, लेकिन अब तक उस पर कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा गया, क्योंकि उसमें ऐसे राजनीतिक दल जिनको उन्हें वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग करना था, उनके हित में था कि ऐसे लोग आए। मैं बता रहा हूं, पाकुड़ का एक पीर पहाड़ी क्षेत्र है, एक रात में घुसपैठियों ने वहां कब्जा कर लिया। मैं गया वहां देखने के लिए, मुझे बताया लोगों ने। पूरे पाकुड़ महेशपुर क्षेत्र देख लीजिए आप, पूरा साहेबगंज का क्षेत्र देख लीजिए या सीमावर्ती बिहार देख लीजिए, जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है उसका सबसे प्रमुख कारण घुसपैठ है। और आपका ये कहना है कि इसका भी समाधान होना चाहिए। जो चीजें सामने आई है, वक्त भले लगे लेकिन चीजें निकलेगी। प्रदीप जी, झारखंड भाजपा में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, विधायक दल के नेता भी, नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी संभवतः चल रही है और आप भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में एक हैं। नहीं, देखिए, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का चुनाव अधिकारी हूँ। साधारणतया चुनाव अधिकारी दूर रहते हैं और उनके नाम पे विचार नहीं किया जाता है। हमारा तो काम है जो चुना जाएगा उसके गले में माला पहनाना, चुनाव अधिकारी का इतना ही काम होता है। तो अभी हमारी प्राथमिकता थी कि हम बूथ समितियों का पहले चयन कर लें। तो बूथ समितियों का चयन करीब 50% से अधिक बूथों पर हो चुका है और बहुत जल्दी वो काम हम खत्म करेंगे। प्रदेश भर में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। तो निर्वाचन के लिए इस बार थोड़ा बहुत बड़े स्तर पे सर्वे के माध्यम से हमारे नीचे के स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। और चूंकि निर्वाचन होना है तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो अभी हमारे जो जिला चुनाव अधिकारी थे, जिला सह चुनाव अधिकारी थे, उन लोगों ने स्थानीय स्तर पे सर्वे करके उसके आधार पे पैनल बनाए हैं। उन पैनल के आधार पे हमारे संगठन की दृष्टि से 519 मंडल है प्रदेश में, तो 400 से अधिक मंडलों पर हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन के भीतर हम ये सारा प्रक्रिया पूरा कर देंगे। एक जिज्ञासा आपके सांगठनिक चुनाव से आई है कि क्योंकि आप चुनाव का काम देख रहे हैं, कोई एज क्राइटेरिया भी संभवतः आप लोगों ने रखा है कि जिला में या मंडल में जो पदाधिकारी होंगे उनमें कुछ एक एज लगातार नए कार्यकर्ताओं का प्रवाह संगठन में नीचे से ऊपर की ओर बना रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से ही, इस बार थोड़ी कड़ाई से हम उसको लागू कर रहे हैं, पिछले चुनाव से ही ऐसा प्रयास किया है कि मंडल अध्यक्ष जो बने वो 45 साल के उम्र तक का हो और जिलाध्यक्ष जो बने वो 60 के ऊपर का ना हो।
बाकी जो इस आयु सीमा को जो पार कर चुके हैं कार्यकर्ता, जो 45 की आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनके लिए पार्टी के जिला इकाई में काम करने का अवसर है, प्रदेश के इकाई में काम करने का अवसर है। जो 60 पार कर चुके हैं उनको भी प्रदेश और प्रदेश के मोर्चों में काम करने का अवसर है। राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ से नामित होते रहते हैं, उनके लिए अवसर है। तो एक इस प्रकार की रचना भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही चुनाव में बनाई थी, लेकिन इस बार हम उस पर कड़ाई से अमल कर रहे हैं। हम 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को इस बार मंडल अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। प्रदीप जी, एक चर्चा जो बीते दिनों हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में झारखंड पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। झारखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पार्टिसिपेट करने की योग्यता झारखंड की हो गई है। अच्छा। यहाँ पर जो सदस्यता का काम चल रहा था वो हमारे अपेक्षित जो सदस्य संख्या थी उसको हम पार कर चुके हैं। हम मंडलों का 2-3 दिन में 50% से अधिक मंडल घोषित कर देंगे और साथ ही साथ हम जिला अध्यक्षों का भी हम निर्वाचन का कार्य पूरा कर लेंगे। तो झारखंड और महाराष्ट्र, जहां बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई विधानसभा चुनाव के कारण, ये दोनों राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। प्रमुख विपक्षी दल आप हैं झारखंड में, राज्य सरकार की जो नाकामियों को आप लोग लगातार गिना रहे हैं, बता रहे हैं, सड़कों पर भी बीजेपी इन सब चीजों को लेकर दिखेगी? नहीं, बराबर। आप देखिए, पिछले दिनों लगातार हम सड़क पर उतर करके सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने का काम किया है। भारत सरकार का आग्रह था कि राज्य सरकारें अपने अपने जिलों में जो विदेशी यात्री रह रहे हैं, विशेषकर पाकिस्तान के जो यात्री रह रहे हैं, उनको पहचान करके उनको वापस भेजे। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 264 प्रखंडों पर इसके लिए कार्यक्रम करके डीसी से मिल करके और उनको कहा, और उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी सी अपनी गतिविधि भी प्रारंभ की। अभी 24 जून को हम सभी प्रखंडों पर राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर के बड़ा आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम हर स्तर पे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के हित की आवाज उठाते रहें। बस हमें वो दुष्प्रचार करना नहीं आता। बस वो दुष्प्रचार, जो झूठा दुष्प्रचार होता है, वो करने की कला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सीखी है, क्योंकि हम एक मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। और हम इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से जो भी राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां चलाते हैं, राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं, हम सबको पूरी स्वतंत्रता के साथ वो काम करने देना चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें होती है वहाँ छोटा बड़ा हर राजनीतिक दल बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपनी राजनीति कर लेता है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता। झारखंड में ही 800 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विभिन्न कारणों से दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, लोगों की जानें ली जा रही हैं, राजनीतिक कारणों से लोग अपना जान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला एक राजनीतिक दल है। हम बड़े ठीक तरीके से सत्य को आधार बना करके राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो हम दुष्प्रचार की वो कला इनकी तरह नहीं जानते, और कई बार दुष्प्रचार करने वाले लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन बार बार नहीं होगी। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब देखती है, समझती है। आज देश की जनता देख रही है, आज झारखंड की जनता देख रही है ना कि इस सरकार को 6 साल हो गए, 6 साल में स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए, एक परीक्षा समय पे पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, युवा बेरोजगार है, निराश हताश है। पहले से जो सृजित पद हैं उन पदों को इन्होंने कहा था कि हम इन्हें नियमित करेंगे। एक भी संविदा के पर कोई कर्मचारी नहीं होगा, हम सबको नियमित कर देंगे। नियमित करना तो छोड़िए, वो पदों को सरेंडर कर रहे हैं, आज भी अखबारों में खबर। तो कुल मिलाकर के एक पूरी तरीके से असफल सरकार इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में, ये राज्य की जनता समझ रही है। कई बार जनता समय लेती है, बस इतना ही है, जनता समय ले रही है। तो चलिए, प्रदीप जी से हम समझ रहे थे कि किस तरीके से झारखंड में राजनीति चल रही है, बीजेपी का किस तरीके से आगे बढ़ना झारखंड में हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात प्रदीप जी ने इस खास मुलाकात में कही है कि जनता वक्त लेती है और वक्त के साथ निर्णय लेती है, और जब निर्णय वक्त के साथ जनता लेगी तो ऐतिहासिक होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आगे भी हम जुड़ेंगे कई और झारखंड के अन्य राजनीतिक
गणमान्य लोगों के साथ और उनसे जानेंगे कि उनकी नज़र में झारखंड की राजनीति किस करवट बदल रही है। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।